नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज मैं बात करना चाहती हूं आपसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। एक जमाने में जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, एक कद्दावर नेता माने जाते थे, उनकी छवि आज एक बहुत मजबूर नेता की हो गई है। और मजबूर शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि काफी कुछ संकेत पार्टी की तरफ से ऐसे मिल रहे हैं कि वो कोई नई जमीन तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं बात करना चाहती हूं, रविवार को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो जेडीयू की हुई थी, उसमें जिस तरीके के स्टेटमेंट्स बाहर निकल कर आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बीजेपी और जेडीयू के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। और पहला संकेत जो मिला है कल राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के बाद, तो उसमें ये निकल कर आया है और जेडीयू के नेताओं ने प्रस्ताव पारित करके ये बात कही है कि नीतीश में वो सारी काबिलियत है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगी, यानी कि वो पीएम मटीरियल है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, ऐसा कहना है जेडीयू के नेताओं का। और नीतीश कुमार से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब तो बकवास है, मैं तो न प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहता हूं और ना ही उसके बारे में सोचता हूं। लेकिन जब राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग खत्म हुई उसके बाद जेडीयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, जो खुद भी एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्या बातें कही थी ये ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि नीतीश दावेदार नहीं है प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए और हम एनडीए का एक घटक दल हैं और नीतीश में वो सारी काबिलियत है एक प्रधानमंत्री बनने की। और अब आपको बता दें कि ये जो पीएम मटीरियल बनने की जो बात है, ये पहली बार नहीं हुई है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जब जब वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, उसके बाद वो इस तरीके की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो 2013 में भी नीतीश कुमार ने कुछ इसी तरीके की बातें करनी शुरू की थी कि वो पीएम की दौड़ में हैं। वो खुद अपने मुंह से ना कहें, लेकिन उनकी पार्टी से जो छन छन कर जो वक्तव्य निकल कर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री की दौड़ में नीतीश कुमार हैं। और उससे क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की अपेक्षा करते करते न तो बिहार का ही कल्याण हो पाया और न नीतीश कुमार ने अपना कल्याण किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी जो 9 महीने पहले बिहार में चुनाव हुए थे और बहुत ही ग्रेसफुली नीतीश कुमार ने चीफ मिनिस्टर पद को एक्सेप्ट किया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब उन्हें घुट घुट कर जीना पड़ेगा। जी हाँ, इस समय जेडीयू और बीजेपी के बीच में इस तरह की तनातनी चल रही है कि दोनों ही अपने तरीके से एक जो इंग्लिश का शब्द है मसल फ्लेक्सिंग, वो करते रहते हैं। अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अगस्त की शुरुआत में शायद 3 या 4 अगस्त को उन्होंने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री पद के लिए पीएम मटीरियल है नीतीश कुमार। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि मोदी जी अच्छा काम करते हैं और लेकिन इस देश में बाकी लोग भी हैं जो कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं। और साथ में उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार एक पीएम मटीरियल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी के नेताओं से आप बात करें या फिर मोदी जी से अगर पूछा जाए और अगर वो जवाब दें, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें इस तरीके के वक्तव्य पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी बिहार में पार्टनर्स हैं। बीजेपी सीनियर पार्टनर है, यानी कि बड़ा भाई है, और जेडीयू छोटा भाई है। और अगर छोटा भाई अगर इस तरीके की बात बड़ा भाई से करने लगे तो क्या होगा, तो आप ये समझ सकते हैं। अब आपको बता दें कि जो जेडीयू के जो प्रेसिडेंट हैं लल्लन सिंह, तो उन्होंने इन सारी चीजों पर थोड़ा सा पानी डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी पीएम पद के लिए वैकेंसी नहीं है और पीएम मटीरियल होना और पीएम के दावेदारी की दौड़ में होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और उन्होंने कहा है कि ये तो बिल्कुल जो स्वर्ग और नर्क के बीच का जो एक डिफरेंस होता है वो है। और उन्होंने कहा है कि हम एक छोटे दल के नेता हैं और हम लोग ऐसे क्लेम्स नहीं कर सकते। तो अगर लल्लन सिंह इस बात को कह रहे हैं तो पार्टी ने इस तरीके का रेजोल्यूशन क्यों पास किया? तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं छोटा दल होने के बावजूद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी पर दबाव की जो पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति है,
वो खेलने की कोशिश कर रही है, यानी कि जेडीयू से कोई खिलवाड़ ना कर सके, इस तरीके का संदेश नीतीश कुमार अपने आप से देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो और भी प्रस्ताव पारित हुए थे इस राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में, मैं आपको बता दूं, अब नीतीश कुमार जब मॉनसून सेशन में जब पेगासस जासूसी कांड को लेकर हाय तौबा मची हुई थी, तो उसी समय नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले में जांच की मांग की थी। और जाहिर सी बात है बीजेपी इस जांच के लिए तैयार नहीं थी, तो बीजेपी पहले उसकी वजह से थोड़ा सा किरकिरी हुई जेडीयू की। उसके बाद जो अब रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं कल नेशनल काउंसिल की मीटिंग में, तो उसमें यह कहा गया है कि जो जातिगत मतगणना होनी है, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात की है, तो जेडीयू ने ये कहा है कि जातिगत मतगणना केंद्र सरकार कराए, और इसके अलावा जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, क्योंकि रोहिणी कमीशन वो कमीशन था जो कि केंद्र सरकार ने गठित किया था ताकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट्स की क्या हालत है राष्ट्रीय स्तर पर उसके बारे में पता चले। दूसरी चीज जो प्रस्ताव में कही गई है वो पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कहा गया है कि एक कानून लाने के बजाय अच्छा ये होगा कि जन जागरूकता अभियान के जरिए, और लड़कियों को इसमें शिक्षित करने की जरूरत है, उनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, तब शायद जनसंख्या नियंत्रण ज्यादा इफेक्टिवली हो सकेगा। और साथ में यूपी इलेक्शंस की बात भी की है। जेडीयू ने कहा है कि यूपी के इलेक्शंस में वो चाहते हैं कि वो एनडीए के साथ रहकर और अपनी सीट्स पर क्लेम करें स्टेक, यानी कि वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ उनका पार्टनर बनकर यूपी का 2022 का चुनाव लड़े। लेकिन अगर कोई सीट शेयरिंग अरेंजमेंट बीजेपी और जेडीयू में नहीं होता है, तब जेडीयू की तरफ से जो संदेश आया है कि वो यूपी का चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि इन तीनों प्रस्तावों के अलावा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से ये भी कहा गया है कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाई जाए, ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बनाई गई थी, ताकि जो विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर मतभेद है उन पर मिल बैठकर बात हो सके। और उस पर यह कहा गया है ताकि बाकी जो नेता हैं उन्हें बोलने का मौका ना मिले, यानी कि ये जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया है और ये डिमांड की गई है कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। तो अब ये देखना है कि क्या बीजेपी इस राष्ट्रीय समन्वय समिति के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। अब ये एक बड़ा सवाल है, और अगर नहीं बनता है तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या अपना गठबंधन तोड़ लेंगे या फिर बीजेपी से अपना नाता तोड़ लेंगे? ये सारे बड़े सवाल इस समय सबके सामने हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। ये जो कल वक्तव्य आया है जो राष्ट्रीय परिषद से कि पीएम पोस्ट के क्लेमेंट नहीं है और लेकिन वो पीएम मटेरियल है, और जाहिर सी बात है कि आपका सहयोगी दल है बीजेपी, उनको बहुत अच्छी ये बातें शायद ना लगी हो, लेकिन इसमें वास्तविकता क्या है और राजनीतिक संदेश क्या है इसका? देखिए, इसके राजनीतिक संदेश कुछ भी नहीं है, लेकिन इस बात से तो कोई नकार नहीं सकता है ना कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक छवि जिस तरह से बनाई है और जो उनकी विचारधारा रही है, सोच रही है, विजन रहा है, पॉलिसी रही है, इसकी वजह से आज बिहार की सूरत और सीरत बदल गई है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी नेता में जो भी गुण चाहिए, जो सक्षम होना चाहिए, वो सब तो नीतीश कुमार जी में है ही। यही बात हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय परिषद का बैठक हुआ है उसी में नेताओं ने एक स्वर से यह प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन हमारी पार्टी छोटी है, हमारी पार्टी का विस्तार देश के अन्य राज्यों में उतना नहीं है, इस वजह से हमें मालूम है कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इस पद के लिए कोई दावेदारी नहीं है हमारी पार्टी की तरफ से। तो अब इसका कोई राजनीतिक मायने निकालता है वो गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय से नेचुरल अलायंस में रहे हैं, एनडीए के एक इम्पोर्टेंट घटक दल के रूप में जेडीयू ने शुरू से काम किया है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी एनडीए को मजबूती से जनता अपना जनादेश देगी। लेकिन अभिषेक, जो अलग अलग इश्यूज हैं जिनपे कि बीजेपी से आपका मतभेद है और वो चीजें पारित भी किए हैं, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने किया है, जैसे कि कास्ट बेस्ड सेंसस है उसको लेकर, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर उस पर भी मतभेद है। तो जब मतभेद है तो वो मतभेद आपको लगता है कि बीजेपी को वो गवारा होगा? देखिए, एक बात तो हर किसी को समझने की जरूरत है कि बीजेपी और जेडीयू दो अलग अलग पार्टियां हैं। कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा के हिसाब से चलती है, हमारा गठबंधन नहीं है।
तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर हम दोनों की विचारधारा अलग अलग होती है। बीजेपी की विचारधारा कुछ अलग होती है और जेडीयू की विचारधारा कुछ अलग होती है। अगर जेडीयू और बीजेपी की विचारधारा हर एक मुद्दे पर सेम ही हो जाए तो फिर तो वो सिर्फ जेडीयू या फिर सिर्फ बीजेपी बचेगी। तो इसका कोई पॉलिटिकल एंगल तलाशने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी को अगर किसी मुद्दे पर अपना स्टैंड अगर रखना होता है तो हम लोग उस मुद्दे पर अपना स्टैंड रखते हैं। हमारी पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि जनहित के मुद्दे पर कास्ट सेंसस होना चाहिए पूरे देश में। तो इसको अभिषेक, लेकर लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है। आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रख सकते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितने सकारात्मक माहौल में नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाकर उनसे मिला, बातचीत की और आश्वासन भी मिला है और हम लोग भी काफी हद तक आशान्वित हैं। जी, लेकिन अभिषेक, एक तरीके से अगर कहा जाए तो अगर जेडीयू की छवि की हम बात करें तो खासकर नीतीश कुमार की छवि को लेकर ट्विटर पर उनका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है, ये कहते हुए कि वो तो सबके हैं, वो ये चाह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट में भी अपना पैर रखें, वो ये चाहते हैं कि बीजेपी के साथ भी रहें, तो वो सबके हैं और किसी के भी नहीं है। तो इस तरीके की देखिए, बातें जो उड़ रही हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक जिस भी गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। सभी लोगों ने इस बात को देखा। उनकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठ सकता है, ये भी सभी लोग जानते हैं। हम जहां हैं वहां मजबूती के साथ हैं, इस बात को भी हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कई बार स्पष्ट किया है। तो अब अगर हमारे विरोधी इस तरह की बातें सोशल मीडिया के माध्यम से या सामने से भी कहते हैं कि वो किसी का नहीं है, पर तो उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए था। आदरणीय नीतीश कुमार जी जनता के हैं और जनता उनकी है। हमें बस इसी बात से मतलब है। नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी बिल्कुल कमजोर हो गए हैं क्योंकि बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही है, चाहे टीचर्स की वैकेंसी हो या फिर मेडिकल इश्यूज को लेकर हो, उसमें मंगल पांडे जी एकदम आगे रहते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को उतना फ्रीडम है कि वो अपने मंत्रिमंडल को अपने हिसाब से चलाएं या बीजेपी उन पर हावी हो रही है? मैडम, आप लोगों ने भी नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को लंबे समय तक कवर किया होगा। हम्म। केंद्रीय मंत्री के रूप में हो, जब पार्टी बनी थी तब की बात हो या आज की बात हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी किसी के दबाव में काम नहीं किया है और ये उनकी कार्यशैली से हमेशा से स्पष्ट होता रहा है। उनकी एक ही प्राथमिकता है, बिहार का विकास। लोग कैसे लाभान्वित हो, ये उनकी प्राथमिकता है। अब कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इस बात की वो परवाह नहीं करते और इस बात को उन्होंने कई बार अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में स्पष्ट भी किया है। तो लोग अपना एंगल, पॉलिटिकल एंगल तलाशते रहे कि कौन किसको काम करने दे रहा है, नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में काम न पहले उन्होंने किया था ना आगे करेंगे। जदयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बतलाना हास्यास्पद ही नहीं वरन कल्पना से परे है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 43 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी के नेता यदि आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वो सिर्फ राजद और भाजपा के दो ध्रुवीय राजनीति के समीकरण की बदौलत है। वैसे भी कोई भी दल यदि चाहेगी कि उसका लीडर पूरे देश को नेतृत्व प्रदान करें, उनके लीडर में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है, तो इसके लिए सर्वप्रथम उस संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में मजबूत होना जरूरी है। और यदि जदयू की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या, बिहार में ही जदयू की जो स्थिति है वह बिहार विधानसभा 2020 में स्पष्ट हो गई। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में जो जदयू में आपसी खींचतान है, जिस तरह से अध्यक्ष को बदला गया, जिस तरह से कभी उपेंद्र कुशवाहा हावी होते दिखते हैं, कभी आरसीपी सिंह हावी होते दिखते हैं और बीच में ललन सिंह जी का समीकरण आ जाता है, तो यह पता चलता है कि यह संगठन अभी किस आंतरिक हालातों से गुजर रहा हो। तो सांगठनिक दृष्टिकोण से कहीं भी जदयू इस स्थिति में नहीं है कि वह इस गलतफहमी को पाले कि उसके नेता में राष्ट्रीय नेतृत्व का दमखम है। एक दूसरा समीकरण यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जी का बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में इतना अच्छा योगदान हो कि लोगों को यह लगे कि नहीं, नीतीश कुमार जी को बिहार से बाहर आना चाहिए और उन्हें देश को नेतृत्व देना चाहिए। तो यदि इस पर भी गौर करेंगे तो कोविड की तुलना कर लें या हाल के समय में बिहार में हो रहे अपराध की बात कर लें, बिहार में बालू माफियाओं के गठजोड़ की बात कर लें, बिहार में ब्यूरोक्रेसी का जो चरम चल रहा है उसकी बात कर लें, तो आपको पता चलेगा नीतीश कुमार बिहार के सिर्फ कमजोर मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक तरह से वर्तमान हालातों में फिसड्डी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में कोई भी देश की जनता यह क्यों चाहेगी, यह आकांक्षा क्यों पालेगी, यह
उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दें। तो किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे तो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखें या जदयू के सांगठनिक परिस्थिति को देखें, तो कहीं से भी यह बात हवाई के अलावा कुछ भी नहीं है। जदयू के कार्यकर्ताओं को चाहिए वह अपने नेता के सामने बिहार में ही जो पद पर वो हैं उस पद पर लगातार अच्छे से काम करने के लिए उनको जोर लगाने को कहे। ये कोशिश करें नीतीश कुमार जी की कि बिहार की जनता ने समीकरण के आधार पर ही, लेकिन जो जिम्मेवारी उनको सौंपी है उस जिम्मेवारी का ही वो निर्वहन करें। और इस तरह का जो ख्याली पुलाव है, इस तरह की जो थर्ड फ्रंट के बीच जो अपने आप को अवेलेबल करने का यह जो सूत्र है, यह कुछ उचित नहीं है, ना तो उनके लिए उचित है और ना ही बिहार या देश के लिए। थैंक यू। लेकिन इन सब में क्या चीजें हो रही हैं? नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इस तरीके की बातें क्यों कह रहे हैं या उनकी पार्टी इस तरीके की बातें क्यों कर रही है। क्योंकि सबको पता है कि जिस प्रदेश के, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, वहां पर भी जेडीयू एक छोटा पार्टनर है, उसकी उतनी सीट्स नहीं है। तो जब एक राज्य में आपकी सीट्स नहीं है, आपका राष्ट्रीय प्रेजेंस जब नहीं है, तो प्रधानमंत्री की बात सोचना या प्रधानमंत्री के पद की या पीएम मटेरियल होने की बात करना बिल्कुल एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। ये बात नीतीश कुमार को भी पता है, लेकिन ये दबाव की राजनीति जेडीयू की तरफ से बीजेपी के ऊपर खेली जा रही है। और लोग तमाम सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये एक ऐसा सीएम है जो कि टीचर की वैकेंसी भी नहीं भर सकता और ये प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। और आपको बता दें कि इस पर जो राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने भी इसमें जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि पीएम बनने की औकात है लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं। और इसके आगे उन्होंने क्या लिखा है कि अगर मोदी जी जबरदस्ती आकर नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाएंगे तो बन जाएंगे, वरना मोदी जी की जद में यूं ही रहेंगे। जद और यू को अलग अलग इन्वर्टेड कॉमर्स में ट्वीट किया गया है। तो नीतीश कुमार एक हंसी का पात्र बन गए हैं और पार्टी का सोच जो भी हो, लेकिन जो एक आकलन, जो राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो पीएम मटेरियल की दावेदारी है, ये पहली बार ऐसी बात पार्टी की तरफ से नहीं सुनाई पड़ी है। इसके पहले भी कई बार सुनाई पड़ गई है, लेकिन नीतीश कुमार सब नावों में इस समय ऐसा लग रहा है कि पैर रखना चाह रहे हैं। वो बीजेपी के साथ अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी या अगर मौका मिलेगा तो वो बीजेपी के साथ हो लेंगे। थर्ड फ्रंट की जमीन भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में आपने देखा था कि जब पेगासस सॉफ्टवेयर हुआ था और किस तरीके से सारी जो राजनीतिक दल है वो साथ आए थे, तो नीतीश कुमार को लगा कि वहां पर भी मौका मिलेगा। तो थर्ड फ्रंट की दावेदारी के लिए उन्होंने पहले से ही कह दिया कि देखिए नीतीश कुमार एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पीएम मटेरियल है, तो वो थर्ड फ्रंट की जमीन भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। बीजेपी को वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप बड़े भाई जरूर हैं, लेकिन आपकी हर बात पर जेडीयू बात मानेगा ऐसा नहीं है, हमारी भी एक इंडिविजुअलिटी है। इस तरीके का मैसेज भी नीतीश कुमार ने दिया है। लेकिन अगर आप अंदर जो जेडीयू के सोर्सेज हैं और बिहार के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे अगर आप बात करें तो आपको पता चलेगा कि बिहार की जमीन पर क्या हो रहा है। जो इतने कद्दावर नेता थे वो बहुत ही मजबूर नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग्स में, मेडिकल सप्लाईज को लेकर, टीचर्स की वैकेंसी को लेकर कहीं भी नीतीश कुमार की सुनी नहीं जा रही है। ऐसा खबरें छन छन कर सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो नीतीश कुमार एक बहुत ही मजबूर नेता है, बीजेपी उन पर हावी है और इसलिए इस राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के दौरान जो ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उस प्रस्ताव के जरिए नीतीश कुमार एक बड़ा संदेश न सिर्फ मोदी जी और बीजेपी को दे रहे हैं, बल्कि सारे विपक्षी दल को भी दे रहे हैं कि देखिए हम आज भी लड़ने का दमखम रखते हैं। और क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि उनको लग रहा है कि जो सारे समीकरण है वो बदल सकते हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार सबके हैं और किसी के नहीं हैं। ये लोग कई बातें ऐसी भी करते हैं कि वो हर जगह अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जहां उनकी गोटी ठीक से बैठ जाएगी नीतीश कुमार उसके हो जाएंगे। तो आज उनके मन में कोई मलाल नहीं है। अगर
बीजेपी को वो नीचा दिखा सकते हैं इन सारे मुद्दों पर। उन्होंने एक अपनी राय रखी है, क्योंकि बीजेपी ये सोच रही थी कि हर मुद्दे पर, क्योंकि वो एलाइज हैं, वो उनके घटक दल है, वो उनकी सारी बात मानेंगे, तो नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि नहीं, हमारी पार्टी विभिन्न मुद्दों पर अलग राय रखती है। अब बीजेपी को वो गवारा हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार नई जमीन की तलाश में निकल चुके हैं। लेकिन इस तलाश में नीतीश कुमार कहां पहुंचते हैं ये अभी देखना होगा, क्योंकि उनकी पार्टी में अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें आसान नहीं हैं अलग अलग नेताओं के बीच में। तो नीतीश कुमार को एक लंबी पारी अभी खेलनी है, और ये पारी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। तो इस पारी में नीतीश कुमार एक कप्तान के रूप में नजर आते हैं, या ट्रेल ब्लेजर के रूप में नजर आते हैं, या एक फॉलोअर के रूप में नजर आते हैं, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार एक श्रूड पॉलिटिशियन है। राजनीति को कैसे खेला जाता है एक बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, उसका उन्होंने एक नमूना पेश किया है। तो ये पीएम मटेरियल है या नहीं है, ये तो समय बताएगा, वो पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन फिलहाल जो उनका एक जो दांव था कि बीजेपी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स बनाकर रखना, उसमें वो कामयाब जरूर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।